हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो संलग्न कोशिकाएं ए और बी हैं। इनमें से कोशिका ए का परासरण दाब 10 एटीएम है, स्फीति दाब 7 एटीएम और विसरण दाब न्यूनता 3 एटीएम है। कोशिका बी का परासरण दाब 8 एटीएम, स्फीति दाब 3 एटीएम और विसरण दाब न्यूनता 5 एटीएम है। इसका क्या परिणाम होगा? पहला है कोशिका बी से ए में जल की गति, दूसरा है जल की कोई गति नहीं होगी, तीसरा है दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा, चौथा है कोशिका ए से बी में जल की गति। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। देखते हैं विसरण दाब न्यूनता क्या होता है। विसरण दाब न्यूनता की बात करते हैं। विसरण दाब न्यूनता उसे कहते हैं जब समान वायुमंडलीय दाब पर या कह सकते हैं ताप पर विलयन का विसरण दाब शुद्ध विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है उसे विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं समान वायुमंडलीय दाब व ताप पर विलयन का विसरण दाब शुद्ध विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है उसे विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता वास्तव में कोशिका की जल की मांग को कहते हैं और इसे चूसन दाब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो विसरण दाब न्यूनता होता है और ये परासरण दाब और स्फीति दाब के अंतर के बराबर होती है। इस तरह से लिख सकते हैं विसरण दाब न्यूनता, जिसे हम डीपीडी भी कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा विसरण दाब न्यूनता। परासरण दाब को हम ओपी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ओपी और इसे लिख सकते हैं हम टीपी। अब हम अगर अपने यहाँ पे जो दे रखा है प्रश्न में चलते हैं, एक कोशिका की बात करते हैं। एक कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोशिका का परासरण दाब अगर हम इस सूत्र में रखते हैं, ये जो सूत्र दे रखा है इसके हिसाब से एक कोशिका का, तो हम लिखते हैं ये दे रखा है कितना परासरण दाब, वो है 10 और स्फीति दाब कितना है 7 और वही हमारा डीपीडी यानी कि विसरण दाब न्यूनता कितना दे रखा है, ये है 3। तो यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 3 बराबर 3। अब हम बी कोशिका की बात करते हैं। बी कोशिका में देखते हैं तो यहाँ पे परासरण दाब
8 दे रखा है और स्फीति दाब दे रखा है 3 और विसरण दाब न्यूनता है 5। तो यहाँ पे अगर हम ये जो हमारा सूत्र बना था DPD बराबर OP और इसमें जो है हम घटा देंगे OP में TP को, तो ये हम इसी सूत्र के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो पुनः यहाँ पे भी 5 बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B कोशिका में क्या है, ये ज्यादा है, B में जो है ज्यादा है और A में क्या है, कम है। तो जो पानी होता है उसका अगर हम देखें वो कैसे जाएगा, जहां पे कम सांद्रता होगा या कह सकते हैं कम डीपीटी होगा, वो ज्यादा डीपीटी के तरफ जाएगा। यानी कि ए में हम देख सकते हैं 3 है, तो ए जो है किसकी तरफ आएगा, बी की तरफ। कोशिका ए से जो है बी में जल की गति होगी। गति किस प्रकार होती है, जो यहाँ पे पानी होती है कम से ज्यादा की तरफ होता है। विकल्प ए में चलते हैं। कोशिका बी से ए में जल की गति, जल की गति हमेशा जो है क्या होता है, जहाँ पे कम डीपीटी होता है वो ज्यादा डीपीटी के तरफ जाएगा। तो ए से बी जाएगा, ना कि बी से ए। तो ये क्या हो जाता है, गलत। दूसरा है जल की कोई गति नहीं होगी, तो ये पुनः गलत है क्योंकि गति होगी यहाँ। तीसरा है दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा, संतुलन नहीं होगा। अब यहाँ पे डी है कोशिका ए से बी में जल की गति, जो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।